अलिफ लैला नाम के मशहूर कहानी संग्रह में से एक कहानी अली बाबा 40 चोर की है। 18वीं सेंचुरी में पहली बार अरबी भाषा से फ्रेंच में इस कहानी संग्रह को ट्रांसलेट करने वाले आंटवान गेलांड ने पहली बार ये कहानी सीरिया के कहानीकार हैना दियाब से सुनी थी। आंटवान को ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि उसने इस कहानी को अलिफ लैला की कहानी संग्रह में शामिल कर लिया। कहानी में अली नाम के एक लकड़हारे को एक दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त 40 चोरों के एक गिरोह की खुफिया गुफा का पता लग जाता है। गुफा का दरवाजा खोलने के लिए चोरों का सरदार एक मंत्र का इस्तेमाल करता है, खुल जा सिम सिम। बाद में इसी मंत्र का इस्तेमाल कर अली भी गुफा के अंदर जा पहुंचता है, जहां उसे बेपनाह दौलत मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के 1905 के साइंटिफिक आर्टिकल्स ने भी विज्ञान के जगत में कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि वैज्ञानिकों के हाथ प्रकृति का रहस्य जानने के लिए खुल जा सिम सिम का मंत्र लग गया हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के लिए साइंस के कुछ ऐसे दरवाजे खोले जिनके अंदर के रहस्य खुद आइंस्टाइन के लिए बहुत बड़ी पहेली बन गए। चलिए हम भी ऐसे ही दरवाजे को खोलते हैं और एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्वांटम की दुनिया। लेकिन ये क्वांटम की दुनिया ऐसे नज़ारे दिखाने वाली है जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का घमंड धूल चाटने लगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1895 में 24 साल का अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड में अपने पिता के आलू के खेतों में काम कर रहा था जब उसे ये खबर मिली कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जीत ली है। उमंगों से भरे उसके मन ने खुद से कहा, अब आलू की खेती नहीं, विज्ञान के रहस्य तलाशने हैं, और अपने पिता से पैसे उधार लेकर इंग्लैंड की तरफ चल पड़ा। जे थॉमसन के अंडर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रदरफोर्ड कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पहुंचा। यहाँ उसकी दोस्ती फ्रेडरिक सॉडी नाम के एक केमिस्ट से हो गई और दोनों ने मिलकर रेडियो एक्टिव डीके पर पढ़ाई शुरू की। दोनों इस बात से रोमांचित थे कि यूरेनियम और रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं, जबकि उस वक्त स्कूलों में तो ये पढ़ाया जाता था कि हर एलिमेंट फिक्स्ड है और कभी नहीं बदलता। दोनों ने इस रेडियो एक्टिव डीके को समझने की ठानी। रदरफोर्ड और सॉडी के एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने निकल कर आई कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आधे एटम्स फिक्स्ड समय पर डीके हो जाते हैं। मुश्किल ये थी कि कौन से आधे, क्योंकि ये प्रोसेस रैंडम होता है। साल 1909 में इंग्लैंड वापस आकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाते वक्त रदरफोर्ड ने अर्नस्ट मार्सडेन और हांस गाइगर के साथ एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने एक बेहद पतली गोल्ड की शीट पर अल्फा पार्टिकल शूट किए। इसमें इन्होंने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स शीट के आर पार निकल गए, लेकिन कुछ शीट से टकराकर वापस आ गए। यह आश्चर्यजनक था। उन शीट्स के एटम में कुछ था जिससे टकराकर ये पार्टिकल्स वापस आ रहे थे। उस वक्त ये जानकारी थी कि एटम्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन शायद इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा कुछ डेंस था जो इन पार्टिकल्स को वापस भेज रहा था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ये इशारा कर रहे थे कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहा है, और इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। रदरफोर्ड ने जैसे एटम की तस्वीर खींच ली थी। रदरफोर्ड मॉडल में एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटम डीके करता है तो उसका न्यूक्लियस गामा रेज यानी बहुत हाई एनर्जी वाला फोटोन बाहर फेंकता है, जिससे एटम की एनर्जी कम हो जाती है, या फिर अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स बाहर फेंकता है, जिससे एटम
एक एलिमेंट से दूसरे में बदल जाता है। स्टेबल एलिमेंट ये प्रक्रिया नहीं करते। जे थॉमसन, मैडम क्यूरी और अर्नस्ट रदरफोर्ड ने एटम्स के बारे में नई समझ दुनिया को दी, लेकिन कहानी में वो मोड़ आ चुका है जहां रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट खुल जा सिम के मंत्र जैसा कुछ काम करने वाला था। दुबला पतला और फुटबॉल खेलने में माहिर इस जबरदस्त वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर। डेनमार्क के रहने वाले नील्स बोर को जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने इतना प्रभावित किया कि उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैवेंडिश लैब में दाखिला ले लिया, जहां का इंचार्ज जे थॉमसन था। बोर को हालांकि डिसलेक्सिया की बीमारी थी, जिससे उसे पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती, लेकिन फिर भी फिजिक्स के प्यार में उसने कड़ी मेहनत से अपनी इस कमजोरी पर जीत हासिल कर ली थी। 25 साल का नील्स बोर अक्सर थॉमसन के पीछे पड़ा रहता, उसे उसके एटम के मॉडल की गलतियां बताने के लिए। थॉमसन अक्सर इतना परेशान हो जाता कि नील्स बोर से बचने की कोशिश करता। इसी दौरान बोर की मुलाकात रदरफोर्ड से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दरअसल नील्स बोर ठीक वही सवाल पूछ रहा था जो रदरफोर्ड के दिमाग में भी थे। उसने बोर को यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आने का न्योता दिया ताकि दोनों मिलकर एटम का एक बेहतर मॉडल दुनिया के सामने पेश कर सकें। थॉमसन के एटमिक मॉडल के हिसाब से एटम सोलर सिस्टम की तरह था, जहां इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे प्लैनेट सन के चक्कर सोलर सिस्टम में लगा रहे हैं। मुश्किल ये थी कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट बदल सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, वीनस अपना ऑर्बिट बदलकर अर्थ की ऑर्बिट में आ जाए। ऐसे में तो पूरा सोलर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, और इसलिए सोलर सिस्टम के जैसे एटम का ये मॉडल मूल रूप से गलत था। बहुत जल्द दुनिया एटम के बोर मॉडल से परिचित होने वाली थी, जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं जो क्वांटम की दुनिया के नियमों के हिसाब से होता है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन अगर उन्हें डिस्टर्ब किया गया तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। ये बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये उछल कूद हमारे सामने दिखने वाली दुनिया की उछल कूद जैसे नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में बिना दोनों के बीच का स्पेस पार किए बिना कूद जाते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है और दूसरे ही पल दूसरे ऑर्बिट में। फिजिक्स की भाषा में इसे क्वांटम लीप कहा जाता है, और क्वांटम की इस अजीबोगरीब दुनिया के कुछ खास नियम हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। नील्स बोर ने ये नियम जानने की ठानी। खुल जा सिम सिम। विज्ञान के दो पैर होते हैं, एक थ्योरी, दूसरा एक्सपेरिमेंट। नील्स बोर और रदरफोर्ड की दोस्ती ने एक जबरदस्त टीम बनाई, जहां नील्स बोर थ्योरी गढ़ने में माहिर था और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने में। बोर इस सवाल का जवाब पाने में लगा हुआ था कि एटम स्टेबल यानी स्थिर कैसे रहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं तो उन्हें धीरे धीरे न्यूक्लियस के इतने करीब पहुंच जाना चाहिए कि दोनों आपस में टकरा जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एटम के अंदर कुछ और चल रहा है, और नील्स बोर के मन में ये बात बैठ गई कि क्वांटम की दुनिया को समझने के लिए दरअसल एक नई समझ पैदा करनी पड़ेगी। ये वो वक्त था जब वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से क्वांटम के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया था। अभी भी वैज्ञानिक आपस में ये सहमति नहीं बना पाए थे कि एटम से छोटे भी कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन नील्स बोर ने क्वांटम की दुनिया में प्रवेश करने की ठान रखी थी। 1912 में अपनी थ्योरी पर काम करने के दौरान नील्स बोर ने अपनी मंगेतर मार्गरेट से कोपनहेगन में शादी कर ली, लेकिन हनीमून मनाने की बजाय अपनी पत्नी को लेकर बोर एटम्स के सवाल हल करने वापस मैनचेस्टर इंग्लैंड आ गया। बोर ने अंदाजा लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी लेवल पर एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नहीं घूमते। अपनी कल्पना शक्ति के साथ साथ एलजेब्रा, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, मैक्सवेल के इक्वेशंस और आइंस्टाइन का फोटॉन फॉर्मूला इस्तेमाल कर
नील्स बोर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर 3 डायमेंशनल कॉरिडोर यानी गलियारे में घूमते हैं। उसने इन गलियारों को नाम दिया शेल्स। लेकिन इस शेल को कोई ठोस खोल जैसा मत समझिए, यह सिर्फ एक नाम है उस लेयर का जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुछ शेल्स में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ में लो एनर्जी। हैरत की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूद जाते हैं। बोर ने अंदाजा लगाया कि जैसे किसी कार को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही शायद इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी शेल में जंप करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और लो एनर्जी शेल में जंप करने के लिए एनर्जी लूज। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये काम धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी शेल में जंप करते वक्त बेहद छोटी मात्रा में अपनी एनर्जी लाइट क्वांटा यानी फोटॉन के रूप में तुरंत बाहर फेंकते हैं। यह प्रोसेस दोनों तरह से होता है। एटम के बाहर से आते फोटॉन्स जब एटम के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर हाई एनर्जी शेल में कूद जाते हैं और लो एनर्जी शेल में कूदते वक्त इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज कर देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल के बीच में कूदने यानी क्वांटम लीप का असली राज फोटॉन होते हैं। खुल जा सिम सिम। अब नील्स बोर के सामने क्वांटम की दुनिया की तस्वीर कुछ कुछ साफ हो रही थी। इलेक्ट्रॉन्स के शेल के बीच नाचने को समझने के लिए उसे आइंस्टाइन के लाइट क्वांटा के फॉर्मूला से बहुत मदद मिली, जिससे उसने कुछ और निष्कर्ष निकाले। पहला, क्वांटम की दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में बिना रुके कूद जाते हैं। दूसरा, हर शेल इलेक्ट्रॉन्स के कुछ खास नंबर ही रख सकता है। न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल में 2, उसके बाद के शेल में 8, अगले शेल में 18 और फिर 32। तीसरा, सबसे अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी फोटॉन्स बाहर नहीं फेंक सकता, वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी एनर्जी लूज कर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा नहीं सकता। इसे इलेक्ट्रॉन का स्टेबल स्टेट कहा जाता है और इस स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा रह सकता है। दूसरे शब्दों में, क्वांटम की दुनिया में ऐसा इलेक्ट्रॉन अमर हो जाता है। नील्स बोर ने 1913 में अपनी इन खोजों को मैथ्स के जरिए साबित करते हुए 3 पेपर पब्लिश करवाए, जिसमें हाइड्रोजन के एटम को विस्तार से समझाया गया था। इन पेपर्स से बोर अपने वक्त के महान वैज्ञानिकों की कतार में खड़ा हो गया। टेक्नोलॉजी निकलती है वैज्ञानिक खोजों से। जब लाइट को किसी स्लिट से गुजारा जाए तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में बंट जाती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यानी अलग अलग रंग जो कि स्लिट में बारकोड के लाइंस जैसे दिखते हैं। हर एलिमेंट का एक कलर पैटर्न होता है। ये कलर पैटर्न दरअसल एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के 2 एनर्जी लेवल में जंप करने से निकले या एब्जॉर्ब हुए फोटॉन्स को दिखाते हैं। इस वैज्ञानिक खोज से बने स्पेक्ट्रोस्कोप आज हमें करोड़ों मील दूर सितारों से निकली हुई रोशनी को देखकर ये बता सकते हैं कि वहां कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बोर के इस क्वांटम रूल ने कि किसी एटम के ऑर्बिटल शेल में निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यह समझने में मदद की कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं और वो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण केमिकली कैसे बिहेव करते हैं। पृथ्वी पर जीवन इन्हीं कार्बन एटम्स के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से संभव हो सका। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। नील्स बोर ने पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक सूत्र में बांध दिया। आइंस्टाइन ने जब पहली बार इस थ्योरी के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन और ज्यादा इसे पढ़कर आइंस्टाइन आश्चर्य से भर गया। उसने अपने साथी वैज्ञानिक दोस्त जॉर्ज डे हेवेसे से कहा, यह विज्ञान की सबसे ऊंची छलांगों में से एक है।
नील्स बोर ने विज्ञान के सुरंग से होते हुए सबसे छोटी दुनिया का रास्ता खोज निकाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अली बाबा ने खुल जा सिम सिम कहकर खजाने की गुफा का रास्ता खोल दिया। इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स कूदते हैं, एनर्जी बाहर फेंकते हैं, अपने बारे में रंगों के रूप में कुछ जानकारी देते हैं और अमर हो जाते हैं। आइंस्टाइन और बोर की मुलाकात पहली बार बर्लिन में 1920 में हुई। नील्स बोर अपने साथ डेनमार्क से चॉकलेट लाए थे। इसे खाते हुए दोनों ने वो दिन घंटों बर्लिन की सड़कों में टहलते हुए गुजारा। जरा सोचिए, दो जबरदस्त वैज्ञानिक बर्लिन की सड़कों में चॉकलेट खाते हुए क्वांटम फिजिक्स पर बात करते घंटों टहलते रहे। बोर और आइंस्टाइन के बीच एक बड़ा अंतर था। बोर वास्तविक थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई थ्योरी असली दुनिया में काम कर रही है तो उतना काफी है। आइंस्टाइन इस मामले में थोड़े पोएटिक थे। न सिर्फ थ्योरी को समझना बल्कि उसका एक खूबसूरत जवाब हासिल करना उन्हें बेहद पसंद था। नील्स बोर को लगता था कि क्वांटम थ्योरी को किसी और थ्योरी की जरूरत नहीं है और वो अपने आप में काफी है। इसके ठीक उलट आइंस्टाइन को क्वांटम की दुनिया में पार्टिकल्स के बर्ताव के पीछे रहस्य जानने में ज्यादा रुचि थी। वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते थे जो क्वांटम की थ्योरी को अपनी स्पेस टाइम की थ्योरी के साथ एक कर सके। आइंस्टाइन इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते थे। उस वक्त का पूरा वैज्ञानिक जगत दोनों के बीच बट गया। अगले 30 सालों तक दोनों की गहरी दोस्ती के बीच डिबेट्स भी चलती रही। इसे हम आज बोर आइंस्टाइन डिबेट्स के नाम से जानते हैं। अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने बोर आइंस्टाइन डिबेट्स को इंसानों की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिबेट कहा है, जिसमें दो महान वैज्ञानिक दुनिया को समझने के अलग अलग तरीकों पर बहस कर रहे थे। 1916 में जब दुनिया के मुल्क फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे को तबाह करने में लगे हुए थे, तब रॉयल डेनिश एकेडमी ऑफ साइंस कोपनहागन ने नील्स बोर को चिट्ठी लिख वापस डेनमार्क बुलाया और उन्हें एक फिजिक्स इंस्टीट्यूट बनाने को कहा। आज इस इंस्टीट्यूट को हम नील्स बोर इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जहां आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक क्वांटम की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान रदरफोर्ड जे थॉमसन के रिटायर होने के बाद 1919 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैवेंडिश लैब के हेड बने। यहां एक्सपेरिमेंट करते हुए रदरफोर्ड ने एक दिन नाइट्रोजन गैस से भरे ग्लास ट्यूब में एल्फा पार्टिकल शूट किए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक अजीब नतीजा निकला। एल्फा पार्टिकल से शूट किए जाने पर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन में बदल गई। रदरफोर्ड ने अंदाजा लगाया कि शायद एल्फा पार्टिकल से नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई टूटकर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में बदल गया है। यह बहुत बड़ी खबर बनी। उस वक्त के अखबारों ने छापा, रदरफोर्ड ने एटम को स्प्लिट कर दिया है। आगे एक्सपेरिमेंट करते हुए रदरफोर्ड ने अंदाजा लगाया कि हर एटम के न्यूक्लियस का बेसिक पार्टिकल शायद हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड के इस अंदाजे ने प्रोटॉन की खोज का रास्ता खोल दिया। बहुत जल्द रदरफोर्ड को यह बात भी साफ हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन और न्यूक्लियस के सबसे नजदीक ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक बराबर होती है। प्रोटॉन्स की खोज से विज्ञान ने एटम की पहेली को सुलझाने एक कदम और आगे बढ़ाया। प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक सिंगल प्रोटॉन लगभग 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर वजनी होता है। इन दोनों बातों ने उस वक्त के वैज्ञानिक जगत के दो सबसे बड़े सवालों का जवाब दिया। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एक बराबर संख्या एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाती है और प्रोटॉन से बना बेहद छोटा न्यूक्लियस वजनी होता है। लेकिन क्या एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं? रदरफोर्ड के पास इस बात का जवाब तो नहीं था, लेकिन उनकी खोजों ने एक रास्ता जरूर दिखा दिया था। मैरी क्यूरी और पियर की बेटी इरेन जूलियो क्यूरी और उनके पति फ्रेडरिक ने
न्यूक्लियस में कुछ और खोज निकाला जिसका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, लेकिन जब ये प्रोटॉन से टकराते हैं तो उसे सैकड़ों किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बाहर फेंक देते हैं। रदरफोर्ड के साथी जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की कि ये भारी पार्टिकल क्या है। चैडविक ने पाया इरेन जूलियो क्यूरी और उनके पति ने न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल खोज निकाला है जो प्रोटॉन से भी थोड़ा भारी है। 1932 में चैडविक ने इसे नाम दिया न्यूट्रॉन। पहेली और सुलझती जा रही थी। एटम्स के तीनों कंपोनेंट्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में और उसके इर्द गिर्द घूमते इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो चुकी थी। नेचर में पाए जाने वाले हर एलिमेंट की पहचान कुछ ऐसे हुई जैसे हाइड्रोजन के इर्द गिर्द घूमता एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1, और यूरेनियम के इर्द गिर्द घूमते 92 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 92। फिजिक्स की दुनिया में मैकेनिक्स कहा जाता है मोशन यानी गति को। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें सब एटॉमिक वर्ल्ड यानी एटम से भी छोटी दुनिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी की जाती है। ये क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया से बिल्कुल अलग है। सब एटॉमिक वर्ल्ड में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन काम नहीं करते। 1930s के दशक आते तक नील्स बोर क्वांटम की दुनिया के सबसे बड़े खोजी के रूप में मशहूर हो चुके थे। सारी दुनिया के वैज्ञानिक उनके साथ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने कोपनहागन के इंस्टीट्यूट आने लगे। उस वक्त के वैज्ञानिकों की दुनिया में नील्स बोर और उनके साथी वैज्ञानिकों को नाम दिया गया कोपनहागन गैंग। इस कोपनहागन गैंग का मुकाबला बहुत जल्द एल्बर्ट आइंस्टाइन से होने वाला था। 1922 का नोबेल प्राइज एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला, लेकिन उस वक्त जापान में होने की वजह से आइंस्टाइन इसे लेने नहीं जा पाए। जुलाई 1923 में आइंस्टाइन अपना नोबेल लेने स्वीडन पहुंचे और वहां से नील्स बोर से मिलने डेनमार्क के लिए रवाना हो गए। बोर को 1923 का नोबेल प्राइज दिया गया था। अब दो नोबेल विनर्स के बीच जबरदस्त दिमागी जंग शुरू होने वाली थी। नील्स बोर खुद आइंस्टाइन को रिसीव करने कोपनहागन के डॉक पर आए, जहां से दोनों ट्राम में बैठकर बोर के घर के लिए रवाना हुए और यहीं ट्राम में बैठे बैठे दोनों एक सवाल पर डिबेट में ऐसे उलझे कि अपने स्टेशन पर उतरना ही भूल गए। अगला स्टेशन आने पर वापस अपने स्टेशन के लिए दोनों ट्राम में चढ़े, लेकिन फिर से बातचीत में ऐसे मशगूल हुए कि फिर स्टेशन छूट गया। तीसरी बार दोनों वापस ट्राम पकड़कर बोर के घर पहुंचे, जहां फिर से उसी सवाल पर दोनों की बहस रात भर चलती रही। वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी समझ पर ही दोनों के बीच मतभेद था, लेकिन उस दिन बहस लाइट क्वांटा यानी फोटॉन के होने या न होने पर छिड़ी हुई थी। आइंस्टाइन का कहना था फोटॉन सचमुच होते हैं, लेकिन नील्स बोर का यह मानना था कि फोटॉन सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस में ही एग्जिस्ट करते हैं, असल दुनिया में नहीं। दोनों के बीच इस बहस का निपटारा कोई तीसरा सही जवाब देकर करने वाला था। उसका नाम था आर्थर कॉम्पटन। लाइट क्वांटा होते हैं या नहीं, इसका जवाब पाने के लिए कॉम्पटन ने एक्स रेज के साथ 1923 में एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसने पाया कि एक्स रेज ह्यूमन बॉडी के आर पार तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के एटम से टकराते ही वो बाउंस कर जाते हैं। एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी आखिरकार मेटल के पार्टिकल्स ही हैं। तो इस बात में कॉम्पटन को कोई हैरत नहीं हुई कि उनसे टकराकर एक्स रेज रिबाउंड कर रही हैं। हैरत की बात यह थी कि जब एक्स रेज कॉपर, टिन या गोल्ड से टकराती तो इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग हमेशा एक बराबर होती। उसने अंदाजा लगाया कि ये इलेक्ट्रॉन्स दरअसल एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वो अपने एटम से मजबूती से बंधे हुए नहीं हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे एक्सपेरिमेंट करने पर उसने पाया कि एक्स रेज मेटल से टकराकर जब बाउंस करती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है।
ये बात उतनी ही हैरत अंगेज है जितनी ये बात कि अगर आप ग्रीन कलर की शर्ट पहनकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे हैं तो आप मिरर में खुद को पिंक कलर की शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं। कलर फ्रीक्वेंसी से ही तय होता है और कॉम्पटन का ये एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जुड़े हुए हैं। कॉम्पटन ने अंदाज़ा लगाया कि एटम के अंदर बहुत धीरे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से जब फोटॉन जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराती है तो उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलने की वजह से उनके घूमने की गति तेज हो जाती है। लेकिन ये तो तभी हो सकता है जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराए। कॉम्पटन ने इससे 3 निष्कर्ष निकाले। पहला, आइंस्टाइन सही था, फोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, न्यूटन भी सही था क्योंकि उसने लाइट को कॉर्पस्कल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स कहा था। और तीसरा, मैक्सवेल भी सही था क्योंकि उसने लाइट को वेव कहा था। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दोहरा चरित्र, डुअल नेचर होता है। वो वेव्स भी हैं और पार्टिकल भी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने अपने कैमरे से अपनी 2 सेल्फी ली तो दोनों फोटो में आपका चेहरा अलग अलग दिख रहा है। कॉम्पटन की इस खोज को आज हम कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस खोज ने विज्ञान के जगत में तहलका मचा दिया। लाइट वेव भी होती है और पार्टिकल भी। खुल जा सिम सिम। और इस बार इस खोज से सचमुच कई दरवाजे खुल गए, क्योंकि जब कॉम्पटन की इस खोज की खबर लुई विक्टर डी ब्रेगली नाम के फ्रेंच वैज्ञानिक के पास पहुंची तो उसने अपने डॉक्टोरल थीसिस का सब्जेक्ट इसी कॉम्पटन इफेक्ट को चुना। 1892 में जन्मे डी ब्रेगली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त फ्रेंच आर्मी ज्वाइन की, जहां उसे रेडियो कम्युनिकेशन का जिम्मा सौंपा गया। उसके साथी सैनिक जहां फ्रेंच आर्मी के लिए ट्रेंचेस में जर्मन से लड़ रहे थे, डी ब्रेगली आईफिल टावर में बैठकर टेलीग्राम्स रिसीव कर रहा था। फ्रेंच नेवी के लिए उसने ही पहली बार वॉरशिप में रेडियो इंस्टॉल किए। जब डी ब्रेगली ने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में सुना तो उसे लगा कि अगर लाइट, पार्टिकल्स और वेव दोनों हैं तो क्या मैटर भी दोनों हो सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन भी वेव हो सकते हैं? 1923 में अपनी पीएचडी थीसिस में उसने आइंस्टाइन और प्लैंक के फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के पास भी वेव प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी एनर्जी की तरह मैटर के पास भी डुअल पार्टिकल वेव नेचर होता है। नील्स बोर के कोपनहागन गैंग को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आइंस्टाइन ने इस पर यकीन करते हुए कहा कि डी ब्रेगली ने एक बहुत बड़ी पहेली पर से पर्दा उठा दिया है। क्वांटम की अजूबों से भरी दुनिया से जैसे जैसे वैज्ञानिक परिचित होते जा रहे थे, रियलिटी यानी वास्तविकता के मायने बदलते जा रहे थे। हमारे सामने की दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसे हम उसे देखते हैं। अपने सबसे छोटे रूप यानी क्वांटम की दुनिया में हर चीज एक पहेली जैसी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ नायाब दिमाग ये पहेली हल करते जा रहे थे। अभी और अजूबों और पहेलियों से हमारा सामना होना बाकी है। हमने खुल जा सिम सिम कह दिया है और क्वांटम की दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं। इस कहानी से जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में।